नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 1 जुलाई 2023 के डेली करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। चूंकि दोस्तों सैटरडे आज बहुत ज्यादा न्यूज और एडिटोरियल्स नहीं है। आज की डेट में 3 एडिटोरियल्स डिस्कस करूंगा। एक एडिटोरियल अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड है और 2 एडिटोरियल्स तो भाई रिसेंटली जो RN रवि साहब ने वी सेंथिल बालाजी मिनिस्टर को हटाने का रिकमेंडेशन दिया तमिलनाडु की सरकार को, उसके रिस्पेक्ट में, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन की बात की जा रही है, उसको देखेंगे। उसके अलावा मैं कह लीजिए 5 से 6 न्यूज डिस्कस करूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों 28 जून 2023 को 2 एडिटोरियल आर्टिकल्स का डिस्कशन रह गया था। उन 2 एडिटोरियल आर्टिकल्स को मैं आज आपके लिए कंप्लीट करवा दूंगा। याद होगा 28 जून को मैंने एंड में बोला था कि 2 आर्टिकल्स रह गए, उनको मैं बाद में कवर कर दूंगा। तो चूंकि सैटरडे आज थोड़ा टाइम बचेगा तो इन आर्टिकल्स को हम टेकअप कर लेंगे। तो टेक्निकली हम आज 5 एडिटोरियल्स डिस्कस करने वाले हैं और 5 से 6 इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे पढ़ने से पहले दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में 1 जुलाई 2023 की जो PDF है करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस के एक लेक्चर की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। साथ साथ मेरी वेबसाइट www.harshitdwedi.com और मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के स्टडी मटेरियल सेक्शन में भी ये PDF आपको मिल जाएगी। जो लोग iOS एप्पल पे ओवरऑल मेरी इस ऐप को मतलब एक्सेस कर रहे हैं, वो माई इंस्टीट्यूट के थ्रू अभी एक्सेस कर रहे हैं। कुछ दिनों में iOS का जो ऐप वर्जन है वो भी यहां पे लॉन्च हो जाएगा। उसके साथ साथ वेबसाइट ऐप दोनों में मेंटरशिप कोर्स अवेलेबल है, जिसके बारे में मैं थोड़ा आगे आपसे बात करूंगा। अभी के लिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो है अ न्यू चैप्टर इन इंडिया अफ्रीका टाइज कैन बी रिटन। देखिए रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था कि भाई G20 में आप अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप दे सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अफ्रीका की कंट्रीज के साथ दुनिया भर की कंट्रीज इंगेज करना चाहती हैं, खासकर वो कंट्रीज जो कि इकोनॉमिकली थोड़ा आगे बढ़ चुकी हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल रिलेशंस GS पेपर 2 के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे काम आएगा। तो अगर आप कोई नोट्स इनकॉर्पोरेट करते हो, वैसे मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा कौन सा नोट लिखना है कौन सा नहीं लिखना है, तो GS पेपर 2 वाले जो नोट रजिस्टर आपने बनाया है उसमें लिखना। अब देखिए अफ्रीका के बारे में बात करें तो अफ्रीका 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और 2050 तक 25% दुनिया की आबादी अफ्रीका में रहेगी। तो ऑब्वियस ही बात है अफ्रीका एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स का पूल है और अफ्रीका अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट भी है, जो कि जैसे जैसे समय बीतेगा अफ्रीका की इकोनॉमी भी ऊपर उठेगी, वहां पे लोगों के पास भी पैसा आएगा, तो अफ्रीका के मार्केट को ऑब्वियसली बहुत सारी कंट्रीज टारगेट करेंगी। तो ये भाई 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन अभी है और 25% 2050 तक हो जाएगी। ये नोट्स में जरूर इनकॉर्पोरेट कर लो। फिर पिछले 15 सालों में और स्पेसिफिकली 2014 के बाद राजीव भाटिया साहब का ऐसा बोलना है कि इंडिया अफ्रीका रिलेशंस बहुत तेजी से बढ़े हैं। जो 20 मेंबर का अफ्रीका एक्सपर्ट ग्रुप है जिसको एस्टैब्लिश किया गया है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा, उसने रिसेंटली VIF रिपोर्ट दी, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट का टाइटल है इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप अचीवमेंट्स चैलेंजेस एंड रोड मैप 2023। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में बहुत सारे फैक्ट्स बताए गए। उन फैक्ट्सों के बारे में आज की डेट में हम बेसिकली बात करेंगे। देखिए अफ्रीका में बहुत से डेमोग्राफिक, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हो रहे हैं। इन चेंजेस में पैंडेमिक के एडवर्स इंपैक्ट भी इन्वॉल्व है, कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है और धीरे धीरे करके एक कॉन्टिनेंट अपने आप को ट्रांसफॉर्म करा। लेकिन हम एक चीज जरूर कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म पॉजिटिव डायरेक्शन में ही करेगा। आगे आप आने समय में देखिए तो डेमोक्रेसी, पीस, प्रोग्रेस, इसको अफ्रीकन कंट्रीज ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि इन्हीं कंडीशंस के अंदर ये फाइनेंशियली आगे बढ़ सकती हैं। वो अलग बात है कि कुछ कंट्रीज में इनस्टेबिलिटी चल रही, जैसे कि इथोपिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये पर्टिकुलर कंट्रीज इंसर्जेंसी, एथनिक वायलेंस, टेररिज्म से जूझ रही हैं। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं ये कोशिश भी कर रही हैं कि डेमोक्रेसी की तरफ जाएं, पीस की तरफ जाएं। तब कौन कौन सी कंट्रीज मेजर स्केल पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं अफ्रीका में, अफ्रीका के साथ अपने एंगेजमेंट को बढ़ा रही हैं? तो भाई चाइना, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, जापान, तुर्की, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये वो पर्टिकुलर कंट्रीज जिसमें इंडिया भी शामिल है, ठीक है ना। इंडिया के कंटेक्स्ट में तो बातचीत हो ही रही, तो इंडिया यहाँ पे लिखा नहीं है। ये वो कंट्रीज हैं दोस्तों जो ओवरऑल अफ्रीका के साथ एंगेज कर रही हैं और ये वो कंट्रीज जिनकी जेब में थोड़ा बहुत पैसा है, वो इस औकात को रखती हैं कि हाँ भाई वो अफ्रीका के अंदर थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है चाइना। चाइना स्टैंड्स अपार्ट, एक रोबस्ट पॉलिसी है चाइना की विद रिस्पेक्ट टू अफ्रीका फ्रॉम 2000। अफ्रीका का बिगेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर है चाइना। चाइना एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपर है अफ्रीका के अंदर, उसको द फाइनेंशियर बोला जाता है अफ्रीका में। चाहे मनी हो, चाहे मटेरियल हो, चाहे डिप्लोमेटिक पुश हो, चाहे लेबर फोर्स हो, सब प्रोवाइड किए चाइना ने अफ्रीका को। वो अलग बात है कि चाइना लिटरली अफ्रीका को एक्सप्लॉइट कर रहा है,
कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है चाइनीज गवर्नमेंट की और उनकी कंपनीज की व्हेन दे ऑपरेट इन अफ्रीका। लिटरली ये चाइना अफ्रीका के रिसोर्सेज को, अफ्रीका के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंगेज कर रहे हैं, इकोनॉमिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, अफ्रीका का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, तो अफ्रीकन लीडर्स को मजा आ रहा है कि हाँ भाई बढ़िया चीज हो रही। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं इस लेक्चर को रोक के आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आज के मेंटरशिप कोर्स में 2024 के कौन कौन सी न्यूज इंक्लूड होने वाली हैं। तो भैया लियाकत नेहरू पैक्ट, ये स्टैटिक हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट, स्टैटिक मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएस पेपर 1, तो ये आज मैं मेंटरशिप कोर्स में टॉपिक आपके लिए अपलोड करूंगा। वाई क्रोमोसोम्स जीएस पेपर 3 साइंटिफिक इनोवेशन, इसके बारे में अपलोड होंगे। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट, ये टॉपिक्स अपलोड होंगे। आउटरीच टू डायस्पोरा एंड स्टेट्समैनशिप जीएस पेपर 2 में पर्टिकुलर टॉपिक काम का है। फिर पीएम मत्स्य संपदा योजना, रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जीएस पेपर 2, उद्यमी भारत एमएसएमई डे जीएस पेपर 2, फिर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जीएस पेपर 3, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनवील्स क्रिटिकल मिनरल्स, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट करंट की न्यूज रही है पिछले कुछ हफ्तों की जीएस पेपर 3। तो कुल मिला के ये 10 टॉपिक्स मैं आज आपके साथ मेंटरशिप कोर्स में अवेलेबल करवाऊंगा। शाम तक ये सारे के सारे टॉपिक्स विद देयर डिटेल्ड पीडीएफ आपको कोर्सेज में मिल जाएंगे। जो लोग मेन पेज पे हैं, मेन पेज पे सारे कोर्सेज, सारे वीडियो, सारे पीडीएफ अपलोड होंगे। साथ साथ जीएस पेपर वाइज भी आप अलग अलग फोल्डर्स में जाके इन पर्टिकुलर कोर्सेज को अवेल कर सकते हो, मतलब पीडीएफ को, वीडियोस को अवेल कर सकते हो। तो शाम तक ये सारी की सारी पीडीएफ और वीडियो ओवरऑल मेंटरशिप कोर्स में अपलोड हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि डेली के बेसिस पे बता दूं कि क्या अपलोड होने वाला है। तो आप चाहें तो दोस्तों यूपीएससी 2024 का जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, प्रीलिम्स प्लस मेंस कंबाइंड कर, नवंबर 2024 तक ये वैलिड है और उस समय पे सही लगा तो आगे एक्सटेंड भी कर दूंगा, ये अवेल कर सकते हैं। ओके, आप harshitdwid.com वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं, आप ऐप में जाके भी कर सकते हैं। काफी मेहनत से बनाया गया कोर्स है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर कि जो जीएस पेपर 4 वाला फोल्डर है इसमें कुछ कंटेंट नहीं आया सर, एथिक्स का फोल्डर। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जीएस पेपर 4 की जो थीम्स हैं, जो थिंकर्स हैं, जो आप कह लो एथिकल स्कीम्स हैं, उनके बारे में पीपीटीज प्रिपरेशन के अंदर है। एकदम से आप देखोगे कि 30 से 40-50 वीडियोस इस जीएस पेपर 4 के फोल्डर में अपलोड हो जाएंगी। जी हाँ, जैसे वो सारी पीडीएफ्स प्रिपेयर हो जाएंगी, मेरे पास रिकॉर्ड होने के लिए आ जाएंगी, मैं एक बार बैठूंगा और 7 से 8 दिन 10 दिन लगातार आपको सिर्फ जीएस पेपर 4 की ही वीडियोस मिलेंगी और ये अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर हो जाएगा। तो सारे फोल्डर्स यहां पे आपको भरे हुए मिलेंगे दोस्तों। अभी के लिए मैं एक शेड्यूल सेट कर रहा हूं, वर्ड हिस्ट्री का भी फोल्डर बनेगा। एक बार जीएस पेपर 4 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वर्ड हिस्ट्री का फोल्डर बनेगा, एनवायरमेंट का फोल्डर आएगा। इस प्रकार से बहुत से फोल्डर्स आने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर्टिकुलर कोर्स के फॉलोअर्स के लिए मैं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी लेके आऊं, लेकिन ऑब्वियस बात है जो प्राइस अभी है, अगर ज्यादा इनिशिएटिव्स आगे इंक्लूड होंगे तो प्राइस भी बढ़ेगा। हाँ, जो लोग अभी के समय पे अवेल कर रहे हैं उनको इसी पर्टिकुलर प्राइस में आगे की सारी चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि कोर्स लंबा है तो इसमें बहुत से एडिशंस होने वाले हैं आगे। फिर आगे चलते हैं भाई, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। 2007 से बात की जाए दोस्तों तो जो चाइनीज लीडर्स हैं वो अफ्रीका में 123 बार जा चुके हैं, और अगर आप देखो तो 251 अफ्रीकन लीडर्स चाइना में आ चुके हैं। तो ये जो VIF रिपोर्ट बोलती है कि चाइना एक सब्सटेंशियल पार्टनरशिप कर रहा है अफ्रीका के साथ। एक रिच फंड ऑफ गुडविल चाइना ने बनाई है, लेकिन उससे ज्यादा इंडिया ने बनाई है। नो डाउट अगर आप देखो तो चाइना अफ्रीका के साथ इंगेज कर रहा है, इंडिया भी पीछे नहीं है। अब अगर आप इकोनॉमिक क्वांटम की बात करोगे, कितना अमाउंट ऑफ पैसा इन्वेस्ट किया इसकी बात करोगे, तो थोड़ा बहुत इंडिया डेफिनेटली यहां पे पीछे बैठ जाता है। न्यू दिल्ली लगातार अपनी अफ्रीका पॉलिसी को रिव्यू कर रहा है। अफ्रीका हमारी प्रायोरिटी पे है, इस बात में कोई डाउट है नहीं। यहां पे रोड मैप 2030 की अगर बात की जाए तो ये क्या, इट इज अ सेट ऑफ 60 पॉलिसी रिकमेंडेशंस दैट आर डिजाइन टू डीपन एंड डाइवर्सिफाई द इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप। तो भैया इंडिया में रोड मैप 2030 चल रहा है जो कि इंडिया अफ्रीका पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएगा। इसमें अगर देखा जाए तो 4 इलाके हैं। पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन शुड बी स्ट्रेंथेंड थ्रू पीरियोडिक लीडर समिट थ्रू द मीडियम ऑफ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। ये जो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट लास्ट हुआ था वो 2015 में हुआ था, जल्दी ही दूसरा कराने की बात की जाएगी। फिर एक नए एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग की भी बात हो रही है बिटवीन द चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये 2023 से लॉन्च करने की बात की जा रही है। फिर एक और रिकमेंडेशन गया है इंडिया की तरफ से कि G20 में अफ्रीकन यूनियन की एंट्री होनी चाहिए एज अ फुल मेंबर। ये बात खुद मोदी जी ने G20 की लीडरशिप में बोली है। तो अपने आप में इंडिया यहां पे लीड कर रहा है इस एफर्ट को कि कैसे ना कैसे करके अफ्रीकन यूनियन की एंट्री होनी चाहिए G20 के एम्बिट के अंदर। ठीक है, फिर जो एक्सपर्ट ग्रुप है उसने ये भी सजेस्ट किया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, इट शुड हैव अ सेक्रेटरी एक्सक्लूसिवली इन चार्ज ऑफ अफ्रीकन अफेयर्स टू फर्दर एनहांस द इंप्लीमेंटेशन एंड इंपैक्ट ऑफ अफ्रीका पॉलिसी। फिर एक पॉइंट और है कि डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए इंडिया और अफ्रीका के बीच में। जो गवर्नमेंट है
इसको नंबर ऑफ डिफेंस अटैचे इन अफ्रीका बढ़ाने चाहिए। देखिए भारत सरकार ओवरऑल जब अफ्रीकन यूनियन के साथ इंगेज करेगा तो कोई एक या दो डिफेंस अटैचे नहीं भेजेगा। इथियोपिया में अलग भेजेगा, बोट्सवाना में अलग भेजेगा, साउथ अफ्रीका में अलग भेजेगा, जाम्बिया में अलग भेजेगा, ठीक है, मोरक्को में अलग भेजेगा। तो ओवरऑल बड़े स्केल पे हमें अपना डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाना है अफ्रीका के साथ, जिससे हम कह लो मैरीटाइम कोऑपरेशन और लैंड बेस्ड कन्वेंशनल आर्म्स डिफेंस ऑपरेशंस भी बढ़ा सकें इन अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। इसमें होगा ये कि हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को लॉन्ग टर्म में अफ्रीका को बढ़ा पाएंगे। जितनी ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज को हम लाइंस ऑफ क्रेडिट देंगे, उन लाइंस ऑफ क्रेडिट को इस्तेमाल करके ये अफ्रीकन कंट्रीज मेड इन इंडिया आर्म्स को इंपोर्ट कर सकते हैं और हमारा आर्म्स एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तीसरा यहां पे पॉइंट ये बताया जा रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इंडिया और अफ्रीका के बायलैटरल ट्रेड की बात की जाए तो ये है $98 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। ये इनकरेजिंग है, बट डेफिनेटली ये और बढ़ाया जा सकता है। तो अगर एक अफ्रीका ग्रोथ फंड बनाया जाए, इस अफ्रीका ग्रोथ फंड के अंदर ओवरऑल इंडियन बेस्ड कॉर्पोरेट्स अफ्रीका की गरीब कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करें, एक स्पेशल पैकेज यहां पे प्रोवाइड किया जाए जिससे प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके, ना केवल अफ्रीका के, इंडिया के भी, तब कहीं ना कहीं आप देखोगे कि लॉन्ग टर्म में पार्टनरशिप अच्छी होगी। फिर इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन वाला एलिमेंट भी आप जोड़ दीजिए, उससे रिच डिविडेंड से आएंगे। और फाइनली ये पैसों का और साइंस एंड टेक के बाद सोशियो कल्चर कॉर्पोरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है दोस्तों। एक ग्रेटर इंटरेक्शन होना चाहिए यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, जो इंडिया में प्रेजेंट है और अफ्रीकन कंट्रीज में प्रेजेंट है। तो एक नेशनल सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज बनाया जा सकता है। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इसकी जो स्कॉलरशिप मिलती है अफ्रीकन्स को, तो वो मिलती है। इस स्कॉलरशिप के आधार पर अफ्रीकन्स को जो वर्क वीजा दिया जाता है इंडिया के अंदर लिमिटेड टाइम पीरियड का, इसके क्वांटम को भी हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब रोड मैप 30 के अंदर किया जा सकता है। तो बेसिकली अगर रोड मैप 2030 की बात करो तो यहाँ पे 4 हेड्स के अंदर बात हो रही। पहले हेड में क्या आता है? पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। दूसरे हेड में क्या आता है? डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, ओके। तीसरे हेड में क्या आता है? इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और चौथे हेड में क्या आता है आपका? सोशियो कल्चरल कॉर्पोरेशन। तो जब नोट्स बनाइएगा तो ये 4 हेड लिख लीजिएगा, और उस 4 हेड के अंदर यहां पे जो मैंने छोटे छोटे फैक्ट्स बनाए हैं, इनको एक एक लाइन में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। तो कल की डेट में इंडिया अफ्रीका रिलेशंस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है आपके सामने, तो आप ओवरऑल रोड मैप 30 को कोट कर सकते हो, रोड मैप 2030, जिसमें आप बोल सकते हो कि इंडिया इंगेज किस प्रकार से करेगा अफ्रीकन यूनियन के साथ और उसकी कंट्रीज के साथ, 4 हेड्स में ऑपरेट करेगा। ये 4 हेड मैंने आपको क्या है बता दिया। हेडिंग डालिएगा पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कॉर्पोरेशन, अंदर ये भर दीजिएगा। फिर हेडिंग डालिएगा डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, अंदर भर दीजिएगा। तीसरा आपका इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, चौथा सोशियो कल्चरल कॉर्पोरेशन। अब जब इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आप हेडिंग डालेंगे तो अंदर आपके सामने ये फिगर आना चाहिए कि भैया इंडिया अफ्रीका का 2022-23 में बायलैटरल ट्रेड $98 बिलियन था, और इस ट्रेड को हम अफ्रीका ग्रोथ फंड के साथ बढ़ा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए एक एक लाइन में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। वैसे ये एडिटोरियल कुछ लंबा डिस्कस हो गया यहाँ पे, बट इस एडिटोरियल में काफी कुछ था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इतना डिटेल में डिस्कस किया। और यहाँ पे नोट्स के रिस्पेक्ट से भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन नोट्स की आर्ट मेकिंग यही है कि अगर इस अंडा अफ्रीका टाइज के नोट्स को आपको बनाना है अपने जीएस पेपर 2 के रजिस्टर में, तो आधे पन्ने से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, उससे कम इस्तेमाल होना चाहिए। यही ब्यूटी होती है नोट्स मेकिंग की। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। चूंकि अभी कल की डेट में एक स्टूडेंट है मार्च में लेकर के, उनका ये बोलना है कि सर दिन भर नोट्स ही बनाते रह जाते हैं, लिखते ही रह जाते हैं सर, इतनी सारी पीडीएफ, मैंने जो पीडीएफ डाल रखी है मेंटरशिप कोर्स में बहुत सारी है सर, कितना लिखें। तो भाई मैं हमेशा आपसे ये बोलता हूं कि आर्ट ऑफ नोट मेकिंग यही बोलती है कि आप बस एक लाइन में नोट्स लिखो। चूंकि मैं आपको बताता हूं अगले 1.5 साल तक मेंस आते आते अगर आप एक एक लाइन में भी नोट बनाओगे ना, तो भी आपके 2 रजिस्टर भर जाने वाले हैं, 4 रजिस्टर इनफैक्ट जीएस पेपर वाइज। इनफैक्ट हो सकता है कि जीएस पेपर 2 के 2 रजिस्टर भर जाए, जीएस पेपर 3 के 2 रजिस्टर भर जाए, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 का एक रजिस्टर। तो अपने आप में एग्जाम के समय पे आपके पास 6 रजिस्टर्स होंगे रिवाइज करने के लिए, वो भी अपने आप में बड़ा क्वांटम हो जाएगा अगर एक एक लाइन में भी नोट्स बनाते हो, आज से शुरू करते हो तो। समझ गए बात को? तो इसलिए नोट्स को बहुत मेलो डाउन रखो। अगर आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स बनाने में 15 से 20 मिनट लगा दिए, तब तो फिर भाई आपकी फ्लॉड है अप्रोच है। लेकिन 5 मिनट के अंदर अगर आपने नोट्स लिख लिए तो मतलब आपकी अप्रोच सही जा रही है, और मैं आपको बता रहा हूं कि क्या लिखना है, इसके बाद तो अप्रोच भाई सही होनी ही चाहिए। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है,
यहाँ पे 2 आर्टिकल बस एक चीज से रिलेटेड है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि साहब ने, जो भैया जो तमिलनाडु के स्टेट कैबिनेट के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर थे वी सेंथिल बालाजी, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है, विदाउट पोर्टफोलियो मिनिस्टर हैं, उनको हटाने का लेटर लिख दिया। तो गवर्नर ऑफ तमिलनाडु RN रवि साहब ने वी सेंथिल बालाजी को, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तमिलनाडु में आते हैं, उनको कम्युनिकेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन की डेट थी 29 जून 2023, क्या बोला कि भैया तुम सीट के लिए ठीक नहीं हो, तुम निकलो यहां से। ठीक है, अब भैया यहां पे बवाल हो गया कि यार ये कैसे लिख सकते हैं गवर्नर साहब। अब गवर्नर साहब ने जब ये चिट्ठी लिखी तो गवर्नर साहब ने अपनी ताकतों को इन्वोक किया 153 के अंदर, 163 एंड 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि भैया चीफ मिनिस्टर को गवर्नर अपॉइंट करेगा। लेकिन आपको यह बात पता है दोस्तों कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर एवं ही अपॉइंट नहीं कर सकता। जो पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी बना रही है उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को ही आप एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करोगे। तो कल की डेट में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी जीतती है फिर से, और योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि मैं हूं चीफ मिनिस्टर, मैं हूं लीडर, तो गवर्नर ये नहीं बोल सकता यूपी का कि नहीं भाई आप नहीं बनोगे चीफ मिनिस्टर, कोई दूसरा बनेगा, हम तो यहां पे बना रहे हैं इनको, अखिलेश यादव जी को। तो ये गवर्नर नहीं कर सकता। गवर्नर एक नॉमिनल पावर है। हाँ, स्टेट के अंदर गवर्नर की ताकत इसलिए जरूर इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कल की डेट में स्टेट कोई सेक्शनिस्ट स्टेप ले, अपने आप को इंडियन यूनियन से अलग करने जैसी बातें करे, तब भैया प्ले में आ जाएंगे। यहां पे कौन प्ले में आ जाएगा? आपका गवर्नर, कि हाँ भाई अब तो तुम देश से अलग होने की बात कर रहे हो तो थोड़ा तुमको लाइन में लाना पड़ेगा, लेकिन तब तक जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस कर रहे हैं वही करना है यहाँ पे गवर्नर को। तो गवर्नर साहब जब यहाँ पे कम्युनिकेशन भेजा तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन साहब को कि तुरंत डिसमिस करो वी सेंथिल बालाजी को, उसके जस्ट बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ओवरऑल बात की गवर्नर साहब से, और गवर्नर साहब ने बोला कि ठीक है भाई पहले मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये RN रवि साहब ने जो स्टेप लिया है ना, ये स्टेप देखिए गलत है। RN रवि साहब के पास ये ताकत नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सैक कर सकें। ये ताकत केवल चीफ मिनिस्टर स्टालिन साहब के पास है। हाँ, कल की डेट में अगर स्टालिन जी की सरकार को तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजॉरिटी नहीं मिलती है, मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं है, तब गवर्नर इंटरवीन करके सरकार को बर्खास्त कर सकता है। लेकिन जब मेजॉरिटी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर कुर्सी पर बैठे हैं आराम से, और तब आप बोलो कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ठीक नहीं है, ये RN रवि साहब नहीं कर सकते, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कितना भी बड़ा इल्जाम लगा हो यहां पे सेंथिल बालाजी के ऊपर। ठीक है, अब यहां पे एक और व्यू पॉइंट बोला जा रहा है भाई। देखिए, नो डाउट यहां पे वी सेंथिल बालाजी के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं वो इल्जाम बहुत ज्यादा सीरियस है। जब वो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम में थे उस समय की करप्शन चार्जेस और ब्राइबरी चार्जेस लगे हैं उनके ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे हुए हैं। तो इतने सीरियस चार्जेस हैं कि इनको खुद या तो अपनी मिनिस्टर की कुर्सी से रिजाइन कर देना चाहिए या फिर मॉरल और एथिकल ग्राउंड्स पे स्टालिन साहब को इनको कुर्सी से हटा देना चाहिए। स्टालिन साहब ने इनके पोर्टफोलियो तो दूसरे मिनिस्टर्स को एलोकेट कर दिए, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में बने हुए हैं। स्टालिन साहब भी नाराज है बीजेपी से कि वो कह रहे हैं, मतलब ओपनली बोल रही है तमिलनाडु की सरकार कि भैया ये तो हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, हम इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से नहीं हटाएंगे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग भी आ गई है इस पूरे के पूरे इशू के अंदर। तो ऑथर ये बोल रहा है कि भाई देखिए, जब किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के ऊपर इतने सीरियस चार्जेस लगे हैं तो बेहतर यही होगा कि उसको उसकी कुर्सी से हटा देना चाहिए या फिर वो खुद रिजाइन कर दे। बट अगर वो नहीं करता है रिजाइन और उसको चीफ मिनिस्टर साहब कुर्सी से नहीं हटाते हैं तो भी हमारे मतलब उस स्टेट के गवर्नर को ये कहीं से भी ताकत नहीं मिलती है कि वो अपने बिहाफ पे उनको हटवा दे। तो अटॉर्नी जनरल से आप कम्युनिकेशन इशू करने के बाद डिस्कशन कर रहे हो, होल्ड पे रखे, वो सही नहीं है। पहले आपको लीगल ओपिनियन लेना चाहिए था। और एक प्लेन रीडिंग अगर आप करेगा आर्टिकल 153 की, 163 की, 154 की, तो साफ साफ पता चल जाएगा आपके पास ये ताकत नहीं है। जब मिस्टर रावी से पूछा गया कि कौन से बेसिस पे आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लिया, तो उन्होंने बताया कि भैया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वेशन आया है रिसेंट ऑर्डर में। तो बेसिकली देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वेशन ये बोलता है कि किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर के ऊपर अगर सीरियस एलिगेशंस लगे हैं करप्शन के तो उसका कुर्सी पर रहना सही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको बोल दिया कि उसको निकाल दो, और ये तो बिल्कुल ही नहीं बोला कि गवर्नर निकाल सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मिस एडवेंचर था यहाँ पे RN रावी साहब की तरफ से ये बात बोली जा रही है। अब इसमें दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ और चीजों के बारे में बात करूंगा। यहां पे RN रावी साहब ने कौन से सेक्शंस के हिसाब से अपनी इस पावर को इन्फर किया कि हाँ भाई वो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर को हटा सकते हैं। तो PDT आचार्य साहब ने एक बड़ा अच्छा लीगल पॉइंट बताया यहाँ पे। इस लीगल पॉइंट को आप लिख सकते हो, मतलब इंटरव्यू में बोल सकते हो, मेंस में तो देखिए मेरे हिसाब से लिखने वाला नहीं है पॉइंट।
यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कोट कर रहे हैं। आपको पता है भारत का 50% से ज्यादा संविधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आता है, हालांकि उसको पोस्ट इंडिपेंडेंट कंडीशंस के हिसाब से मोल्ड कर दिया गया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का सेक्शन 51 क्लॉज 1 देखेंगे तो क्या बोलता है, दैट गवर्नर्स मिनिस्टर्स शैल बी चूजन एंड समन्ड बाय हिम, शैल बी स्worn एज मेंबर ऑफ द काउंसिल एंड शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। तो मतलब 51 क्लॉज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था वो क्या बोलता है कि गवर्नर अपने मिनिस्टर को खुद चुनेगा, उनको समन करेगा, उनको शपथ वगैरह दिलाएगा, और ये जो मिनिस्टर्स हैं वो गवर्नर के प्लेजर पे ऑफिस होल्ड करेंगे, मतलब गवर्नर जब चाहेगा उनको उनके ऑफिस से निकाल देगा। तो डेफिनेटली जब गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट 1935 आया था, जब इंडिया अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय पे गवर्नर के पास ये ताकत थी कि वो जिसको चाहे मिनिस्टर चूज करे और जिसको चाहे मिनिस्टर की कुर्सी से हटा दे। ये तो एक बात हो गई सेक्शन 51 क्लॉज 1 की। फिर सेक्शन 51 क्लॉज 5 की बात की जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, सेक्शन 51 क्लॉज 5, इसमें क्या बोला जा रहा है कि द मिनिस्टर्स आर चूजिंग बाय द गवर्नर टू दे आर डिसमिस्ड बाय हिम एट हिज डिस्क्रिप्शन, thus the governor during colonial rule had absolute discretion to choose a minister and dismiss him, the hire and fire approach। तो 51(1) और 51(5), ठीक है ना। तो सेक्शन 5 क्या बोलता है कि सेक्शन 51 क्लॉज 5 क्या बोलता है, फंक्शंस ऑफ द गवर्नर अंडर दिस सेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द चूजिंग एंड समनिंग एंड डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पेक्ट टू द डिटरमिनेशन ऑफ द सैलरी शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय डिस्क्रिप्शन। मतलब उनकी सैलरी हो, उनका अपॉइंटमेंट हो, उनका डिसमिसल हो, ये सब गवर्नर के प्लेजर पे था, किसका, मिनिस्टर का। अब हमको एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। उस समय पे अंग्रेजी सरकार का गुलाम था इंडिया, और ओवरऑल किसी भी प्रकार के इलेक्शन से गवर्नर को नहीं चुना जाता था। यहां पे गवर्नर ओवरऑल भारत, ये जो ब्रिटिश सरकार का चहेता था उसको चुना जाता था। तो उस समय के गवर्नर से अगर आज की डेट में RN रवि साहब अपने आप को कंपेयर कर लें तो ये कंपैरिजन ही गड़बड़ है। चूंकि जब संविधान बनना शुरू हुआ तो BR अंबेडकर साहब, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स में बिल्कुल क्लियर बताया था, अनएम्बिगसली बताया था कि भैया देखिए, कोई भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन गवर्नर इंडिपेंडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स परफॉर्म नहीं कर सकता। जो भी गवर्नर को करना है संविधान के हिसाब से करना है, और 164 में साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर के कहने पे होगा। तो ऑब्वियसली बात, उनको हटाना भी चीफ मिनिस्टर के कहने पे होगा, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए बात को। तो अगर RN रावी साहब सेक्शन 51 क्लॉज 1 और सेक्शन 51 क्लॉज 5 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से अपनी ताकत निकाल के इस प्रकार के डिसीजन दे रहे हैं, तो ये बहुत गड़बड़ पॉइंट है। बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल फैलेसी की है RN रवि साहब ने। सही समय पे अपने उस डिसीजन को उन्होंने रोक दिया है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में अगर केस चला जाता तो काफी डांट पड़ सकती थी यहाँ पे RN रवि साहब को। इनफैक्ट खुद केंद्र की सरकार के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने उनसे बोला है कि इस प्रकार के ऑर्डर पास मत करो, अभी के लिए इनको होल्ड पे डालो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से डिस्कशन करो। ठीक है, खास बात यह, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ये जो चूजन, डिसमिसल और डिस्क्रिशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था गवर्नर के लिए, वो भैया पोस्ट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया, आर्टिकल 164 में नहीं किया गया। और गवर्नर और प्रेसिडेंट की ताकत की रिस्पेक्ट में बात की जाए तो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने हैं। ये जो सेक्शन 51 क्लॉज 1 और सेक्शन 51 क्लॉज 5, इसको इंटरव्यू में इस्तेमाल करना दोस्तों। कभी अगर इस प्रकार के टॉपिक के ऊपर बातचीत हो तो वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो आप। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इसको मेंस में इस्तेमाल करो, ठीक है ना, या फिर मेंस के आंसर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि सेक्शन 51 क्लॉज 1 एंड सेक्शन 51 क्लॉज 5 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 gave absolute power to governor for appointing and dismissal of ministers. However, the same power has not been extended to the current system of governor of a state, incumbent in accordance with the Constitution of India। तो इस प्रकार की एक लाइन लिख के आप बता सकते हो कि हाँ भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से चीजें जरूर उठाई हैं, बट इन चीजों को पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के सोशल मिलियो के हिसाब से चेंज कर दिया गया, डेमोक्रेटिक स्पिरिट के हिसाब से चेंज कर दिया गया। आगे बात करते हैं भैया, शमशेर सिंह एंड ANR वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974। इस पर्टिकुलर केस में जो 7 जज बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, उसने क्या डिक्लेयर किया कि भाई, लॉ ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नर्स इन द रिपब्लिक इन द फॉलोइंग वर्ड्स, वी डिक्लेयर द लॉ ऑफ दिस ब्रांच ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी दैट द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, कस्टोडियंस ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव एंड अदर पावर्स अंडर वेरियस आर्टिकल्स, शैल बाय वर्च्यू ऑफ दिस प्रोविंस एक्सरसाइज देयर फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ओनली अपॉन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर सेव इन अ फ्यू वेल नोन एक्सेप्शंस। मतलब
भैया प्रेसिडेंट और गवर्नर सिर्फ नॉमिनल पावर एक्सरसाइज करेंगे, मतलब जो ताकत उनको दी गई है वो ताकत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस करने के बाद ही उनको एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्टली इलेक्टेड है बाय द पीपल ऑफ इंडिया और गवर्नर नॉमिनल कैपेसिटी में यहां पे काम कर रहा है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जैसे कि देश को तोड़ने जैसा कोई काम कर रहा है यहाँ पे स्टेट कैबिनेट, तब जरूर गवर्नर के पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताकत यहाँ पे आ सकती है, लेकिन तब तक वो करेगा वही जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे। कुछ इस प्रकार की बात नबम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर में भी बोली थी। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी थी 5 जजेस की, इन्होंने भी शमशेर सिंह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सही बताया। तो भैया ये दोनों जजमेंट्स आप कोट कर सकते हो, नबम राबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ 5 जजेस और शमशेर सिंह एंड एएनआर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ 7 जजेस। ये दोनों ही डिसीजंस इस बात को असर्ट कर चुके हैं कि गवर्नर और प्रेसिडेंट ओवरऑल अपनी एग्जीक्यूटिव ताकतों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के हिसाब से ही एक्सरसाइज करेंगे अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ वेरी एक्सिजेंट कंडीशन। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात? तो आई होप आपको यहाँ पे ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत क्लियर तरीके से दोस्तों समझ में आया हो। ओके, फिर भाई आ जाते हैं अपनी करंट अफेयर्स की न्यूज़ पे। वो जो बाकी 2 एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं उसको एंड में देखते हैं, जो 28 जून वाले हैं। इंडिया ने यहाँ पे बैक किया है 2016 की रूलिंग को फेवरिंग फिलीपींस इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में जो 9 डैश लाइन है चाइना बोलता है उसकी है। इस 9 डैश लाइन के अंदर जो भी आइलैंड वगैरह आए, चाहे वो मैन मेड आइलैंड्स हो चाहे वो नेचुरल आइलैंड्स हो, चाइना बोलता है उसका है। अब क्या है कि यहाँ पे चाइना और एशियान ब्लॉक के बीच में निगोशिएशंस चल रहे हैं फॉर अ कोड ऑफ कंडक्ट इन द साउथ चाइना सी। डिप्लोमेटिक सोर्सेज बोल रहे हैं कि ये निगोशिएशन एक कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज है। साउथ चाइना सी में कौन सी नेवी किस प्रकार से एक्ट करेगी, किसके वेसल्स कहां तक जा सकते हैं, इस बात को लेके यहाँ पे बातचीत चल रही है। 11 कंट्रीज बातचीत में इन्वॉल्व है, एशियान की 10 कंट्रीज और एक चाइना यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब ओवरऑल इस बीच में फिलीपींस के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एनरिको मनालो आते हैं दिल्ली में। वो मिलते हैं फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से। आप देखें यहाँ पे बैठे हुए दोनों। यहां पे इंडिया ने क्लियर कट बोला है कि 2016 में जो आर्बिट्रेशन डिसीजन आया था उनक्लोज का, उसे चाइना को मानना चाहिए और वो आर्बिट्रेशन डिसीजन फिलीपींस के फेवर में था। तो यहां पे ओपनली इंडिया ने चाइना के स्टांस को अपोज किया। एनरिके मनालो से बात करते समय, जो कि विजिटिंग सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स के फिलीपींस के, ये जब इंडियन काउंटर पार्ट जयशंकर साहब से बात कर रहे हैं, तब दोनों ने बोला कि हाँ भाई नीड है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की, अधेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ की, खासकर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज की। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के आर्बिट्रल मैकेनिज्म के अंदर ही 2016 में एक आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया, जिसमें यह बोला गया कि साउथ चाइना सी में जो चाइना की एक्टिविटीज हैं वो बहुत हद तक इलीगल हैं। चाइना जो 9 डैश लाइन का क्लेम कर रहा है वो क्लेम गलत है। तो फिलीपींस ने इस पर्टिकुलर लीगल चैलेंज को उनक्लोज में इनिशिएट किया था 22 जनवरी 2013 को। जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उनक्लोज के अंदर, उसने फिलीपींस के फेवर में डिसीजन दिया, चाइना के अगेंस्ट डिसीजन दिया। कब? 12 जुलाई 2016 को। लेकिन इस पर्टिकुलर डिसीजन को यूनिलैटरली चाइना ने मानने से मना कर दिया, बोला कि ये डिसीजन नल एंड वॉइड है। मतलब ओवरऑल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में चाइना इन्वॉल्व जरूर होता है, लेकिन जैसे ही चाइना को लगता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, उनके वर्जन ऑफ फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है, तो वो उसको मानने से ही मना कर देते हैं। तो ये कैसा मल्टीलेटरल एंगेजमेंट है आपका, जब आप एक पर्टिकुलर डिसीजन को ऑन फेस मानने से ही मना कर दे रहे हो। तो अभी के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट को लेके बातचीत चल रही है साउथ चाइना सी में, इसमें इंडिया ने अपना व्यू पॉइंट दिया। ऑब्वियसली बात है ये व्यू पॉइंट चाइना को पसंद आएगा नहीं और हो सकता है चाइना इंडिया के अगेंस्ट कुछ स्टेटमेंट्स दे। यहाँ पे साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि चाइना और जो 10 एशियन कंट्रीज के बीच में कोड ऑफ कंडक्ट इन साउथ चाइना सी को लेके जो डिस्कशंस चल रहे हैं, ये डिस्कशंस अपने आप में बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। चाइना अपने स्टांस पे बिल्कुल आप कह लो स्टेडफास्ट है, बिल्कुल ही आप कह लो अनफ्लेक्सिबल है, हम जो करेंगे वही करेंगे। अब इस बीच में एशियान की बहुत सी कमजोर कंट्री जैसे लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, जो कि चाइना के उधार में डूबे हुए हैं, उनको भी चाइना अपने स्टैंड को फेवर करने को बोल रहा होगा बैक एंड से। तो कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर की जो बातचीत है ये अपने आप में बहुत ट्रिकी है। लेट्स सी इस बातचीत का क्या फाइनल आउटकम निकल के आता है। ओके, तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर 2 में टॉपिक आपको काम आ जाएगा। ठीक है भाई, फिर आ जाते हैं आफ्टर स्टॉक लिमिट्स इंडिया टू इंपोर्ट 12 लाख टन ऑफ तूर दाल टू कीप प्राइसेस इन चेक।
ये क्या है? तो भाई आप इसको कह सकते हो कि जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को जोड़ सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे दाम बढ़ रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के, तो उन दामों को कंट्रोल में लाने के लिए, ओवरऑल उन प्राइसेस को कंट्रोल में लाने के लिए यहाँ पे स्टेप्स लेने की बात करी जा रही है। क्या बात करी जा रही है इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, तूर दाल के दाम बढ़ रहे हैं मार्केट में, शार्प राइज इन प्राइसेस ऑफ तूर दाल, प्रोडक्शन तूर दाल का कम है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि करंट फिस्कल 2023-24 में 12 लाख टन पल्स तूर को इंपोर्ट करेगा इंडिया। ठीक है, तो ये अपने आप में थोड़ा टेंशन वाली बात हो रही है। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस जो चल रही है तूर की वो 25% बढ़ चुकी है, पहुंच चुकी 128.66 रुपए प्रति केजी पे। वजह क्या है? वजह ये है तूर दाल का प्रोडक्शन कम हो रहा है। जितना कंज्यूम करता है इंडिया तूर दाल को, उससे कम प्रोड्यूस करता है इंडिया। अगर आप बात करो 2022-23 क्रॉप ईयर की, जुलाई टू जून, इसमें तूर दाल का प्रोडक्शन था 39 लाख टन, और 2023-24 का जो आप कह लो ये क्रॉप ईयर होगा, इसमें लमसम ऐसा बोला जा रहा है कि 30 लाख टन तूर दाल प्रोड्यूस करेगा इंडिया, और इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज तूर दाल की कंजम्पशन है 44 to 45 लाख टन। तो भैया अगर हम 44 से 45 लाख टन कंज्यूम कर रहे हैं और पैदावार हमारी केवल 30 लाख टन है, और पहले की इन्वेंट्री को भी जोड़ लो तो भी कम से कम 12 लाख टन तो हमें इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी। अभी तक इस फिस्कल ईयर में 6 लाख टन हम इंपोर्ट कर चुके हैं। कहां से तूर दाल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं? तो म्यांमार से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से। फिस्कल ईयर 2022-23 में 8.9 लाख टन तूर दाल इंडिया ने इंपोर्ट की थी। तो भैया तूर दाल की प्राइसेस को चेक करने के लिए ओवरऑल यहाँ पे बड़े स्केल पे लाखों टन पे सेल पे हम लोग तूर दाल को इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो सरकार ने और भी बहुत से स्टेप्स लिए हैं तूर दाल के प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए। जैसे स्टॉक लिमिट इंपोज की गई है ट्रेडर्स के ऊपर, मिलर्स के ऊपर, इंपोर्टर्स के ऊपर, ठीक ना भाई। तो स्टॉक लिमिट को यहां पे इंपोज किया है ताकि डाउनवर्ड ट्रेंड लेके आया जा सके प्राइसेस में। फिर यहां पे सरकार ने डिसाइड किया है कि 50,000 टन बफर स्टॉक यहां पे मार्केट में रिलीज किया जाएगा। मतलब एफसीआई के गोडाउन में जो भी ये तूर दाल के प्राइसेस पड़े हुए हैं, ट्रेडर्स के पास जो भी तूर दाल वगैरह पड़ी हुई है, इसको मार्केट में उतारा जाएगा बड़ी क्वांटिटी में, ताकि ओवरऑल मार्केट में तूर दाल की कमी ना हो। चूंकि मार्केट में अगर तूर दाल की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली तूर दाल के दाम बढ़ जाएंगे। उसके साथ साथ तूर के अलावा देखो दोस्तों, तो उड़द की दाल में भी अगर आप देखो जून के महीने में 7.22% ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस बढ़ा हुआ नजर आया। बट तूर दाल में यहां पे स्पेसिफिक कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए अर्जेंट बेसिस पे इसको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। ठीक है भाई, फिर आ जाते हैं भैया टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन। अब ये क्या चीज है? ये आप कह सकते हो एक प्रकार का इनोवेटिव मैकेनिज्म है। इस पर्टिकुलर इनोवेटिव मैकेनिज्म में आप जनता को इन्वॉल्व करके, जनता को इन्वॉल्व करके एक पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे ये इकोनॉमी में। जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 दोनों जगहों पे पर्टिकुलर न्यूज आपको काम कर सकती है। तो भैया केंद्र की सरकार ने अनाउंस किया टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन। यहां पे पब्लिक को रिक्वेस्ट किया गया है कि आप इनोवेटिव आइडियाज लेके सामने आइए कि कैसे टोमेटो के प्राइसेस को, जो कि पिछले कुछ हफ्तों में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इनको स्टेबलाइज किया जा सके। भैया टमाटर के दाम बढ़ रहे हैं, अब टमाटर के दाम को स्टेबलाइज करने के लिए सरकार जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं कि टमाटर के दाम को स्टेबलाइज करने के लिए क्या किया जाए, इसलिए सरकार खुद ही लोगों से ही पूछ रही है कि भाई आप अपना व्यू पॉइंट दो कि आप यहां पे क्या चाहते हो। ओके, ओनियन के प्राइसेस के रिस्पेक्ट में भी ये सिमिलर एक्सरसाइज कुछ समय पहले की गई थी, और उसके रिस्पेक्ट में 13 आइडियाज मिले भी थे लोगों की तरफ से कि कैसे ओनियन के दामों को और वैल्यू को कंट्रोल किया जाए। तो यहां पे अगर आप देखो तो इस कंटेस्ट में स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, टीचर्स, इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स, प्रोफेशनल्स सब यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे टमाटो की वैल्यू चेन को और अकाउंटेबल बनाया जाए, कैसे लोगों के लिए उसको अफोर्डेबल बनाया जाए, कैसे इस बात को भी इंश्योर किया जाए कि फार्मर्स जो कि टमाटर की पैदावार कर रहे हैं उनको भी एक लिमिट से ज़्यादा यहाँ पे नुकसान ना हो। तो इस हैकाथॉन को फॉर्मुलेट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन मिनिस्ट्रीज इनोवेशन सेल। ठीक है भाई, देखिए किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप की जो साइकिल ऑफ प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग सीजन है वो जगह जगह पे वेरी करती है, और इसीलिए सीजनली जगह जगह के हिसाब से टमाटर के जो दाम है वो भी वहां पे वेरी करते हैं। तो किसी एक रीजनल इलाके में क्रॉप साइकिल मान लो टमाटर की प्लान की गई और वहां पे मान लो साइक्लोन आ जाता है या फिर अनटाइमली रेनफॉल आ जाते हैं, जिससे ओवरऑल टमाटर की खेती बर्बाद हो जाती है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर रीजन में टमाटर की कमी पड़ जाएगी, वहां पर टमाटर के दाम बढ़े हुए देखने को मिल सकते हैं सप्लाई चेन डिसरप्शन की वजह से, क्रॉप डैमेज की वजह से। तो बेसिकली जो टमाटर के दाम है ना, या फिर किसी भी और क्रॉप के जो दाम है ना, वो एरिया वाइज भी वेरी करते हैं। ठीक है,
तो ओनियन की अगर बात की जाए, प्याज की बात की जाए, तो प्याज के दाम आगे आने वाले फेस्टिवल सीजन में ना बढ़ जाएं, इसलिए अगर आप देखो तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से बोला है कि भैया जो ऑनगोइंग खरीफ सीजन है इसमें ओनियन की खेती भी लगवाइए। ओके, ओनियन प्रोडक्शन की बात की जाए तो 2023 में लगभग 319 लाख टन ओनियन इंडिया के अंदर पैदा होगा। पिछले साल 324 लाख टन हुआ था। केंद्र की सरकार ने 3 लाख टन का बफर भी रख लिया ओनियन का अपने पास। तो ओनियन, टमाटर, इसके रिस्पेक्ट में रियल टाइम बेसिस पे सरकार प्लान और पॉलिसीज बनाती रहती है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लोगों से भी उनके व्यू पॉइंट पूछ रही है। इसलिए यहाँ पे टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन लॉन्च किया गया। तो भैया फूड प्राइसेस की स्टेबिलिटी को रोकने के लिए, फूड इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए भारत सरकार क्या क्या करती है। अगर जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में आपसे कोई एक सवाल पूछा जाए तो आप टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन लिख सकते हो और ओनियन ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। कौन कंडक्ट कराता है इसको? तो इसे कंडक्ट करवाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद एजुकेशन मिनिस्ट्रीज इनोवेशन सेल। अगर ये 1-2 पॉइंट आप लिख आते हो, नंबर डेफिनेटली बढ़ेंगे आपके। जीएस पेपर 3 के नोट्स में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। आगे आ जाते हैं भाई, सेंटर टू इशू नॉर्म्स अगेंस्ट डार्क पैटर्न्स इन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। देखिए यहाँ पे ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ कंसर्न्स यहाँ पे निकल के आए हैं ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट में। कुछ डार्क पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए गए। कैसे डार्क पैटर्न्स? तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, क्रिएटिंग फॉल्स अर्जेंसी, कन्फर्मिंग शेमिंग, फोर्स्ड एक्शन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स, नैगिंग। तो कई बार क्या होगा कि ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आप गए, आपने जितनी चीजें अपने कार्ट में डाली उससे ज़्यादा ऑटोमेटिकली कार्ट में आ गई। आपको ओवरऑल जैसे न तैसे करके उस चीज़ को खरीदने के लिए फोर्स किया जा रहा है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। एडिशनल प्रोडक्ट्स को शॉपिंग कार्ट में डाल देना यूज़र की कंटेंट की बिना, किसी अलग अलग प्रकार से लोगों को ल्योर करना, सब्सक्रिप्शन टैप्स लेके आना कि हाँ भाई अगर आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो चीज़ें इतनी सस्ती हो जाएंगी, ठीक है भाई। फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट करना कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर चीज़ अभी खरीद लो तो मिल रही है, कल की डेट में खरीदोगे तो नहीं मिलेगी। तो ये कुछ ट्रैप्स होते हैं। इन ट्रैप्स के अगेंस्ट भारत सरकार एक्टिव हो गई है। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 लॉन्च की गई है, या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हो 88401915 पे, ताकि जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जितने भी प्रकार के डार्क पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं या अडॉप्ट करते हैं, इसको यहाँ पे रोका जा सके। इन डार्क पैटर्न्स को अडॉप्ट करने वाले प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन यहाँ पे लिया सके। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के रिस्पेक्ट में न्यूज़ आपकी काम की है, ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, खासकर जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड है, इनको यहाँ पे चेक किया जा सके। ठीक है भाई। फिर पाकिस्तान को एक और $3 बिलियन का लोन मिल रहा है आईएमएफ से। जो पुराना $6 बिलियन का लोन है वो भी पूरी तरीके से मिला नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ पाकिस्तान ने यहाँ पे नेगोशिएशन किए हैं और यहाँ पे एक और $3 बिलियन का लोन यहाँ पे पाकिस्तान को देने की बात की गई। पाकिस्तान इस समय पे लोन पे डूबा चला जा रहा है, पैसा इनके पास है नहीं। पिछले साल अगर आप देखो तो समर में 1739 लोगों की जान चली गई, $30 बिलियन का नुकसान हो गया, मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी डिस्प्लेस हो गए। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस स्पाइक के चलते भी पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टैम्बल्स में, इनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कंट्रोल में नहीं आ रही, उसके ऊपर से उधार पे उधार लिए डाल रहे हैं। $6 बिलियन पहले IMF से ले चुके हैं, $3 बिलियन और ले रहे हैं। सऊदी अरेबिया, चाइना से जो उधार लिया है वो अलग है। आगे बात करते हैं। मैक्रोन अर्जेस पेरेंट्स टू कीप टीन्स होम एज गवर्नमेंट कॉम्बैट्स राइटिंग। देखिए भाई यहाँ पे ओवरऑल फ्रांस में जो हो रहा है काफ़ी दुखद है। इसके रिस्पेक्ट में आज सुबह में ऑलरेडी एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, जहां पे मैं बताया आपको कि किस प्रकार से जो फ्रांस की इंटरनल स्टेबिलिटी है, उसमें जो यूथ्स हैं, खासकर जो माइनॉरिटी यूथ्स हैं, जो ब्लैक यूथ्स हैं, जो अरब यूथ्स हैं, वो फ्रांस की जनता के साथ अपने आप को एसिमिलेट नहीं कर पा रहे। उनको लगता है कि फ्रांस के अंदर इंस्टीट्यूशनल तरीके से उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और जब नाहेल नाम के 17 साल के बच्चे को गोली मार दी जाती है एक पुलिसमैन के द्वारा, तो इतना बड़ा भयंकर बवाल फ्रांस के अंदर छिड़ जाता है। तो ये ओवरऑल आप कह सकते हो आज का डिस्कशन था। अब आ जाते हैं दोस्तों 28 जून पे। ठीक ठाक लंबा डिस्कशन हो गया, मुझे लगा जल्दी खत्म हो जाएगा, 30 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाएगा, बट अभी तक 38 मिनट हो चुके हैं। पे हीट टू अ रिसर्जेंस इन मिलिटेंसी इन रजौरी पूंछ। क्या बात की जा रही है भाई? जो जम्मू एंड कश्मीर के रजौरी पूंछ इलाका है ना, रिसेंटली रॉन्ग रीजंस की वजह से न्यूज में रहा है। रिलेटिव सर्च देखने को मिला टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स में। अक्टूबर 2021 के बाद से देखो तो 20 सोल्जर्स यहां पे शहीद हो चुके हैं भाटा दुरियान चामेर फॉरेस्ट इन पूंछ और परगल दांगरी रजौरी के बीच में। अभी लेटेस्ट इंसिडेंट 5 मई को हुआ ये कि एक ब्लास्ट में 5 स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स की जान चली गई कॉम्बिंग ऑपरेशन के समय पे। ये जो पर्टिकुलर इलाका था दोस्तों, ये पहले भी मिलिटेंसी का हॉटबेड रह चुका है इन लेट 1990s एंड अर्ली 2000। लेकिन अब क्या है कि उस समय की मिलिटेंसी को तो दबा दिया गया। आज की डेट में ये मिलिटेंसी फिर से उठती हुई नजर आ रही है। अभी भी ये पर्टिकुलर मिलिटेंसी 1990s और 2000 वाले के लेवल पे नहीं पहुंची, बट टेंशन वाली बात तो है।
पहले क्या होता था, जो ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स होते थे वो होते थे हिली एंड फॉरेस्टेड टेरेन ऑफ रजौरी पूंछ। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो रजौरी पूंछ की हिली और फॉरेस्टेड टेरेन है वहां से टेररिस्ट घुस के इंडिया के अंदर आते थे। लेकिन अब ये ट्रेडिशनल इन्फिल्ट्रेशन रूट्स को इंडियन आर्मी ने बहुत इफेक्टिवली टैकल किया है। तो क्या कर रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर लोग हैं ना, ये इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर से करा रहे हैं और फिर बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर से इंडिया घुमाते हुए और इन टेररिस्टों को इस जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में पहुंचाया जाता है। ओके, फिर अगर आप देखो जो फॉरेस्टेड इलाका है सुरनकोट का पूंछ डिस्ट्रिक्ट में ऑन द हायर रिजेस, इसको पहले ट्रांजिट कैंप्स और ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर टेररिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो बेसिकली ओवरऑल यहाँ पे जो पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट हैं जो कि कश्मीर में इनस्टेबिलिटी फैलाना चाहते हैं, वो ओवरऑल इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी को इस इलाके में बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे 2022 के एक ऑपरेशन की बात की जा रही है, ऑपरेशन सर्प विनाश। इसको हिल काका ऑपरेशंस भी कहा जाता है। इसको लॉन्च किया गया इंडिया की काउंटर इंटेलिजेंसी फोर्स रोमियो के द्वारा। इस ऑपरेशन में क्या हुआ, 65 से 70 टेररिस्ट यहां पे एलिमिनेट हुए। अगर आप देखो 1999 से हंड्रेड्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल इस पर्टिकुलर इलाके में डिप्लॉयड है, ये जो रजौरी पूंछ वाला इलाका है। ओके, अब इस रजौरी पूंछ वाले इलाके में ऑपरेशन सर्प विनाश चल रहा है। सिक्योरिटी पर्सनल से तो यहां पे जान दी है, यहां पे जो लोकल मुस्लिम आबादी है ना दोस्तों, उसने भी पास्ट में इंडियन आर्मी की बहुत मदद की है। गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में हैं, ज्यादातर मुस्लिम्स हैं और लंबे समय से इन्होंने इंडियन आर्मी का सपोर्ट किया है। अगर आप देखो तो गुजर बकरवाल की मदद से इंडियन आर्मी ने दिसंबर 2002 में बनाई थी फर्स्ट मुस्लिम विलेज डिफेंस कमेटी। हुआ यह था कि जो पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट थे, जो हरकत मुजाहिदीन के कैडर्स थे, उन्होंने जो लोकल लेवल है उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू किया, लोकल लेवल पे मारना शुरू किया लोगों को, तो लोगों का दिमाग खराब हो गया। तो गुजर बकरवाल लोगों ने इंडियन स्टेट को यहां पे सपोर्ट दिया और इंडियन आर्मी ने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस लॉन्च किए इस इलाके में 2002 में एक यहां पे एक लोकल फॉलोइंग वाले बड़े इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल थे, ताहिर हुसैन। ये भी सुरनकोट वापस आए, पहले सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहे थे। इनके भाई को मार दिया गया था लश्कर तैयबा के द्वारा, तो इनको यहां पे बदला लेना था। और उसके बाद गुजर बकरवाल लोगों ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इस पर्टिकुलर कॉम्बिंग ऑपरेशन में सपोर्ट दिया और 2004-05 तक मिलिटेंसी को इस पर्टिकुलर इलाके से उखाड़ फेंका गया। अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था और ऑथर का यह बोलना है कि अचीवमेंट तब पॉसिबल हो पाया जब लोकल लेवल पे जो गुजर बकरवाल लोग थे वो इंडियन आर्मी को सपोर्ट दे रहे थे। लेकिन अब रजौरी पूंछ में फिर से मिलिटेंसी उठ रही है और ये कॉज ऑफ कंसर्न है। जो टेररिस्ट कैडर हैं और जो लीडर्स हैं पाकिस्तान के, वो अपनी फॉलोइंग को इस पर्टिकुलर इलाके में डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और वो लोग इस बात को जानते हैं कि पिछले बार की इंसर्जेंसी इसलिए फेल हो गई थी क्योंकि जो गुजर बकरवाल मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो इंडियन आर्मी का साथ दे रही थी। तो अब ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो लोकल लेवल पे गुजर बकरवाल कम्युनिटी उसको अपनी साइड कर लें, ठीक है ना। तो यहां पे जरूरी ये होता है कि जो भारत सरकार है और जो इंडियन आर्मी है वो लोकल लेवल पे जो लोग हैं, जो बकरवाल कम्युनिटी में हैं, गुजर बकरवाल कम्युनिटी, उनके साथ अपने आप को एंगेज करें। देखिए आज की डेट में जो मिलिटेंसी है और जो इंसर्जेंसी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुकी है, ठीक है। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है इन टेररिस्टों के द्वारा कम्युनिकेट करने के लिए, तो इनके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाती हमारी आर्म्ड फोर्सेस। स्मॉल ग्रुप्स में मूव करते हैं, अर्बन पॉकेट्स में बेस्ड हैं, बहुत सारे यहाँ पे आप कह लो स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं। पता ही नहीं है कि भाई ये उस दूसरे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एकदम से एक्टिव हो गए, बम फोड़ना शुरू कर दिया। एक डीप ड्रग मेनेस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जिससे जो सप्लाई चेन में लोग हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, इसलिए नेक्सस ऑफ टेररिज्म में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को। तो भाई और आज की डेट में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो कन्वेंशनल तरीके से नहीं हो रहा है। वो पीर पांजाल की फॉरेस्टेड रेंजेस से पाकिस्तान में नहीं घुस रहे हैं, वो बांग्लादेश नेपाल बॉर्डर से आ रहे हैं। तो यहां पे फिर से जरूरी है कि सपोर्ट ऑफ गुजर बकरवाल को इन्वॉल्व किया जाए। अब खास बात यहां पे ये है कि इंडियन स्टेट के पास पहली बात तो ये जो कम्युनिकेशन बेस्ड नेटवर्क और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं टेररिस्ट, इसको हराना ये अपने आप में मुश्किल काम है। उसके बाद क्या गुजर बकरवाल लोग एलिनेटेड फील कर रहे हैं? तो भाई देखिए यहां पे ऐसा बताया जा रहा है कि सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप थोड़ा हिला हुआ है। क्यों हिला हुआ है? रिजर्वेशन, गुजर बकरवाल और पहाड़ी के बीच में जो रिजर्वेशन वाला इशू है ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। फिर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अंदर जो फॉरेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज को अधिकार मिलना चाहिए उसमें यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर वजह से भी जो गुजर बकरवाल लोग हैं वो नाराज हैं। तो इस नाराजगी को कहीं पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट और पाकिस्तानी बेस्ड लीडरशिप एक्सप्लॉइट ना कर जाए अपने फायदे के लिए।
और इस पूरे इलाके में मिलिटेंसी और इंसर्जेंसी ना बढ़ा दे। देखिए गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं वहां पे, अगर इंसर्जेंसी बढ़ती है तो नुकसान उनको भी है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट आ रहे हैं पाकिस्तान से किसी के सगे नहीं है, उनको ऐसा लगे कि उनके सगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ओवरऑल एक पर्टिकुलर इलाके में इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी तभी फल फूल सकती है जब लोकल लोगों का सपोर्ट हो इंसर्जेंसी फैलाने वाले लोगों को। तो अगर इन लोकल लोगों के सारे इश्यूज को रिजॉल्व करके भारत सरकार इनको अपने साइड कर लेती है और इस इंसर्जेंसी में लड़ती है, तो डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट विल एलिमिनेट मिलिटेंसी ऑन एन अर्जेंट स्केल। इनफैक्ट इस हद तक कश्मीर के इलाके में मिलिटेंसी फैला रहे हैं पाकिस्तानी, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भारत की सरकार को भी इस तरीके की एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। मतलब शांति से बैठना ही नहीं है। पाकिस्तान को टेररिस्टों का गढ़ बना दिया है पाकिस्तानियों ने, वहां पे टेररिस्ट आके, उनको कोई कामी धंधा नहीं है, ठीक है ना, लड़ रहे हैं आके बिना मतलब से। तो ये चालू है यहाँ पे। लेट्स सी भारत सरकार इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, लॉन्ग टर्म में क्या होता है। फिर रो ओवर राइस इन कर्नाटका। भैया कर्नाटका के अंदर पॉलिटिकल पॉइंट ब्लॉइलिंग है। सिद्धरामैया जी की जो कांग्रेस की सरकार है ताकत में तो आ गई कर्नाटका में, लेकिन इनकी जो प्रीमियर स्कीम है अन्ना भाग्य, वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो पा। पहले इस अन्न भाग्य स्कीम के अंदर 7 किलो राइस दिया जाता था। 5 किलो राइस जो एनएफएसए के अंदर केंद्र की सरकार के द्वारा दिया था, उसके ऊपर 2 किलो अलग से राज्य की सरकार के द्वारा। अब अन्न भाग्य स्कीम के अंदर 10 किलो राइस दिया जाएगा। 5 किलो जो कि एनएफएसए के अंदर की केंद्र की सरकार की तरफ से जाएगा, और 5 किलो अलग किसके द्वारा, कांग्रेस की सरकार के द्वारा। और ये किसको दिया जाएगा, तो भाई ऐसा बताया जा रहा है कि ये दिया जाएगा 4.42 करोड़ इंटेंडेड बेनिफिशरीज को, जो कि 1.19 करोड़ हाउस होल्ड्स में रहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन और अंत्योदया कार्ड होल्डर्स हैं। ठीक है भाई। इसके लिए कर्नाटका की राज्य की सरकार को चाहिए प्रति महीने 2.29 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ राइस। ठीक है। अब ये राइस कहां से खरीदा जाएगा, तो पहले तो ओपन मार्केट सेल स्कीम थी जो एफसीआई की, वहां से खरीद लेंगे, ये पहला प्लान था। और जब तक अन्य भाग्य स्कीम में 7 किलो का एलोकेशन था, तो एनएफएसए के 5 किलो के अलावा जो एक्स्ट्रा 2 किलो था वो ओपन मार्केट सेल स्कीम में कर्नाटका की सरकार खरीद रही थी। लेकिन अब सरकार यहां पे बदल गई है और ओवरऑल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस की सरकार को बोल दिया कि जो तुम्हारा एक्स्ट्रा 5 किलो है ये भैया हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास खुद राइस के स्टॉक्स की कमी है। ठीक है। अब ओवरऑल जो लड़ाई है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी यहां पे शुरू हो चुकी है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 36.6 रुपए प्रति किलो राइस खरीदती है यहां पे कर्नाटका की सरकार, अगर ओपन मार्केट स्केल स्कीम में राइस मिले तो। एफसीआई ने बोल दिया हमारे पास आपको देने के लिए राइस है नहीं। क्यों राइस नहीं है? क्योंकि पहली बात तो एल नीनो का सीजन आ रहा है तो राइस की प्रोक्योरमेंट कम होगी। दूसरा, ओवरऑल मार्केट में राइस का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो बेटर ये रहेगा कि 10 से 100 मेट्रिक टन की क्वांटम में यहां पे राइस को बेचा जाए, और वो राइस भी राज्य की सरकारों तक नहीं जा सकता। मतलब एफसीआई ने साफ साफ मना कर दिया कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर हम राज्य की सरकारों को राइस नहीं बेच सकते। अब राज्य की सरकारें बोल रही, कर्नाटका की कांग्रेस सरकार बोल रही कि भाई बीजेपी तो हेट पॉलिटिक्स कर रही है। मतलब इनका यह कहना है कि केंद्र की सरकार के पास, एफसीआई के पास 262 लाख मेट्रिक टन के राइस रिजर्व हैं, इसमें से 135 लाख मेट्रिक टन की सेंटर की रिक्वायरमेंट है, तो बाकी राज्य की सरकारों को क्यों नहीं दिया जा सकता? तो यहां पे हेट की पॉलिटिक्स हो रही है। अब इस बीच में जो कर्नाटका की राज्य सरकार है वो भैया अपनी अन्न भाग्य स्कीम को जैसा प्रॉमिस किया गया था वैसा शुरू कर नहीं पा रही। उसके साथ साथ जो जनता दल सेक्युलर और बीजेपी की अपोजिशन है कर्नाटका के अंदर, वो कांग्रेस की सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि तुम इस ग्रैंड स्कीम के अनाउंसमेंट के बेसिस पे इलेक्शन जीते हो, तो इस पर्टिकुलर स्कीम को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? तो कर्नाटका हर जगह जाके राइस खरीदने की कोशिश कर रहा है। कर्नाटका राइस मिलर्स एसोसिएशन के पास, फिर नाफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार, जहां से भी राइस मिल जाए खरीदने की कोशिश करेंगे। बट हाँ, किस दाम पे उनको राइस मिलेगा? देखो, राइस तो ओपन मार्केट से भी खरीद सकता है कौन? कि राज्य की सरकार, लेकिन 36.6 रुपए प्रति केजी पे नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। 45 रुपए पर केजी पे मिल गया, 50 रुपए पर केजी मिल गया, या मान लो 40 रुपए पर केजी पे मिल गया, तो भी बहुत ज्यादा पैसा खत्म हो जाएगा राज्य की सरकार का, क्योंकि यहां पे करोड़ों की तादाद में लोगों को आपको राइस बांटना है फ्री में। तो लेट्स सी क्या निकल के आता है इसका फाइनल डिसीजन। तो ये 2 आर्टिकल्स भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए दोस्तों। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर में मजा आया। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लें दोस्तों। लगभग 55,600 मेंबर्स हैं इस समय पे टेलीग्राम ग्रुप, सही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो यूपीएससी 2024 का मेंटरशिप कोर्स है इसको जरूर चेकआउट करिए, काफी मेहनत से बनाया हुआ कोर्स है। हैव अ ग्रेट